वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का 5th यूनिट इंडिगो, और ये आपका टर्म सेकंड के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। जो इंडिगो है वो एक्चुअली में जो इसके राइटर है लुइस फिशर, उनकी बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे लिया गया है। और थोड़ा सा लुइस फिशर के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म था वो फिलाडेल्फिया में हुआ था, और इनकी जो लिविंग ड्यूरेशन थी वो थी 1896 से 1970। इन्होंने अपनी ब्रिटिश आर्मी के लिए भी बहुत दिनों तक काम किया। इसके बाद में उन्होंने एज जर्नलिस्ट इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा, और बहुत सारी जो यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस थी उनके लिए इन्होंने लिखा था। इसके बाद इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी एज फैकल्टी मेंबर भी वर्क किया था। और जो इनकी बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसे बेस्ट बुक मानते हैं महात्मा गांधी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार 1942 में सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मिला तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ कि मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं अंग्रेज़ों से कहूँगा यहाँ से जाने के लिए। और जो ये घटना वो 1917 की थी, जब वो यानी गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो एक सम्मेलन था लखनऊ में 1916 में, वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ पर लगभग 2301 गेस्ट आए हुए थे। गांधी जी ने बताया कि उसी प्रोग्राम की ड्यूरेशन में एक किसान उनके पास में आया, और वो भी अन्य किसानों के जैसा भूखा और बहुत गरीब लग रहा था। उसने बताया कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी जी ने कभी उस जगह का नाम भी नहीं सुना था पहले। और जो ये चंपारण है वो हिमालय की निचली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, जो नेपाल के पास का एक कोई राज्य है, वहाँ पर स्थित था। और वहाँ पर बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि वहाँ के जो किसान थे वो बटाई पर खेती करते थे। राजकुमार शुक्ला थे, वो भी उन्हीं में से एक थे। वो इलिटरेट थे यानी निरक्षर थे, लेकिन फिर भी बहुत दृढ़ निश्चयी थे। वो एक्चुअली में हुआ क्या कि बिहार में जो जमींदारी की प्रथा चल रही थी उसकी शिकायत करने के लिए कांग्रेस सम्मेलन में गए थे। तभी वहाँ पर किसी ने कहा था कि आप ऐसा करो कि आप गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ला जी को बताया कि देखो ऐसा है कि कानपुर में मेरा पहले से ही एक प्रोग्राम निश्चित है, और उसके बाद मुझे भारत के कई जगहों में जाना है। मैंने वहाँ पर सब लोगों को एक वचन दे रखा है कि मैं वहाँ जाऊँगा। शुक्ला जी उनके साथ हर जगह गए। फिर गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला जी पीछे पीछे उनके आश्रम तक भी पहुँच गए। जब हफ्तों बीत गए तो गांधी जी का उन्होंने जब साथ नहीं छोड़ा, तब उन्होंने कहा कि प्लीज़ अब तो तारीख पक्की कर लो। जो बटाई वाला काम है और जो किसान है उनके दृढ़ निश्चय और जो उनकी धैर्यता है उससे प्रभावित होकर के, यानी राजकुमार शुक्ला जो थे उनके धैर्य और दृढ़ता से प्रभावित होकर के गांधी जी ने कहा कि चलो ऐसा करो कि फला तारीख को मुझे कलकत्ता में जाना है, तो मुझसे वहाँ आकर के मिलो और मुझे अपने पास ले चलो जहाँ तुम्हें ले जाना है। महीने गुजर गए। जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे तो शुक्ला जी अपनी टांगे समेटे हुए, यानी कि बिल्कुल दुबले पतले थे, वो वहीं बैठे हुए थे जहाँ पर उन्होंने पहले से निश्चय किया था। गांधी जी ने जब अपना काम ख़त्म किया तो वहाँ पर प्रतीक्षा करते रहे वो राजकुमार शुक्ला। उसके बाद में दोनों बिहार के पटना शहर के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी। वहाँ शुक्ला जी उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के यहाँ ले गए, जो बाद में कांग्रेस पार्टी और भारत के प्रेसिडेंट भी बने। राजेंद्र सागर नगर में नहीं थे, परंतु जो नौकर था उसने शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो नील की बटाई पर खेती करने वाले किसानों की मदद करने के लिए मालिक के पीछे पीछे लगा रहता था। फिर उस ज़मीन पर उसने अपने गांधी जी के साथ ठहरने दिया। उसने कहा ठीक है आप मेरे जगह पर ठहर जाइए, मेरे घर पर ठहर लीजिए। उसके बाद में उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, बस ये था कि चलो जैसे सबके साथ में मैंने किया है तो इसके यहाँ भी रुक लेते हैं। गांधी जी को कुएं का पानी निकालने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कहीं उनकी बाल्टी से निकाले हुए पानी की कुछ बूंदें कहीं पानी जो कुआं का पानी उसे खराब ना कर दें। यानी इससे ये पता चलता है कि वो भी अछूते नहीं थे इन सब चीज़ों से, उन्हें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने तब निश्चय किया कि वो शुक्ला जी को जो भी था वो करेंगे, और उन्होंने कहा कि शुक्ला जी आप जो भी मुझे खबर दे सकते हैं यहाँ की स्थितियों के बारे में, वो सारी चीज़ें मुझे बताइए। उससे अधिक तो पहली बात जो भी सूचनाएं जो चंपारण के मार्ग में आने वाले जो मुजफ्फरनगर हैं वहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले वहाँ जाकर के पता करते हैं। वहाँ पर जो आर्ट्स कॉलेज है उसके एक प्रोफेसर थे जेवी कृपलानी, उनको जिनसे कि टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, उनको तार भेजा।
और जो उनकी ट्रेन थी वो 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को वहाँ पर पहुँची। कृपलानी स्टेशन पर विद्यार्थियों के साथ एक बड़े समूह के साथ उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ उन्होंने 2 दिन तक गांधी जी सरकारी स्कूल में एक अध्यापक प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके। उन दिनों में एक बड़ी असाधारण बात थी कि गांधी जी ने एक टिप्पणी की कि कोई सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को आश्रय दे। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात थी और असाधारण बात थी। गांधी जी का आगमन और उनके आने का अभिप्राय का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरनगर और चंपारण में फैल गया कि अब गांधी जी आए हैं तो हमारे समस्या का निवारण करने आए हैं। अपने जो चैंपियन यानी जो योद्धा को देखने के लिए, योद्धा कौन थे? गांधी जी थे। उनको देखने के लिए जो वटाई में काम करने वाले जो किसान थे चंपारण के, वो लोग पैदल और गाड़ियों से उनसे मिलने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर के जो वकील गांधी जी की बात करने के लिए आए थे, वे प्रायः किसानों के समूह के मुकदमे कचहरी में लड़ा करते थे। वही फिर गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने अपने मुकदमे और अपनी फीस की रकम के बारे में उन्हें बताया। जो बटाईदार किसान थे उन्होंने बड़ी बड़ी फीस लेने पर गांधी जी ने वकीलों को धिक्कारा कि तुमने इनसे फीस ली है। वो बोले, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ कि हमें कचहरी जाना बंद कर देना चाहिए। ऐसे मामलों को कचहरी में ले जाने का कोई लाभ नहीं है। जहाँ किसान इतने दबे हुए और डरे हुए हों, वहाँ जो कचहरियाँ वो बेकार हैं। एक्चुअली में उनको वास्तविक शांति तो भय से छुटकारा पाने में ही है, यानी कि पहले तो भय से छुटकारा पाना चाहिए। चंपारण जिला की जितनी भी कृषि योग्य भूमि थी बड़े बड़े जागीरों में बांट दिया गया था। जो वहाँ बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। अंग्रेजों का अधिकार था वहाँ पर, और जो भारतीय किसान थे वहाँ पर मजदूरी में काम करते थे। और जो वहाँ की जो मुख्य व्यापारिक फसल थी वो थी नील। और जो जमींदार किसान थे उनको मजबूर किया जाता था कि 3/20 भाग यानी कि 15% जो भाग है वहाँ उनकी खेती में सिर्फ नील की खेती की जाएगी, और सारा जो नील होगा वो पूरा लगान के रूप में दे दें। ऐसा एक लंबे समय से अनुबंध कर दिया गया था और बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। तभी जमींदारों को पता लगा कि जर्मनी में कृत्रिम नील बनने लगा है। तब उन्होंने बटाईदारों को ऐसे इकरारनामों करा लिए कि जिनसे उन्हें 15% के रूप में मुक्ति देने का हर्जाना मिल जाए, यानी कि अब वो इससे मुक्ति भी पा सकते थे। ये उनसे कहा गया। फसल बटाई का इकरारनामा किसानों को परेशान करता था। बार बार उनको ये प्रॉब्लम होती थी और बहुत ने तो ये इस पे इच्छा से हस्ताक्षर कर दिया। विरोध करने वालों ने वकीलों को रखा। जमींदारों ने बदमाशों की सेवाएं ली और उन्हें परेशान किया उनकी सहायता से। इसी बीच जो कृत्रिम नील बनाने की जो खबर थी उन निरक्षर किसानों तक पहुंच गई जो हस्ताक्षर कर चुके थे। फिर वो अपना पैसा वापस लेना चाहते थे। इसी समय गांधी जी चंपारण आ गए। उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट किया और सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी वो हैं खबर, सब मेरे पास लेकर के आइए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकता है, ये अंग्रेजों ने कहा, क्योंकि गांधी जी वहाँ गए थे। अब वो अंग्रेज थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करने लगे कि अब तो ये आ गए, कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी बाहरी इंसान को वो सूचना नहीं दे सकते, नहीं तो गांधी जी के पास पहुँच जाएगा। तो गांधी जी का उत्तर था कि मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। इसके बाद गांधी जी जो तिरहुत डिवीज़न था वहाँ का ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिलने गए, जिसके अंतर्गत चंपारण जिला आता था। कमिश्नर ने, अब गांधी जी बताते कमिश्नर ने क्या कहा। उसने कहा मुझे डराना धमकाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जो कमिश्नर था ब्रिटिश, उन्होंने गांधी जी को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। तो और उससे ये भी कहा कि तुम तुरंत ही तिरहुत जिला छोड़ दो, यानी गांधी जी से उस कमिश्नर ने कहा कि आप तिरहुत जिला छोड़ दीजिए। गांधी जी ने नहीं छोड़ा। इसके बजाय वो चंपारण की जो राजधानी थी मोतिहारी की तरफ चल पड़े। कई वकील उनके साथ चल दिए। रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा हो गया उनका स्वागत करने के लिए। उसका उपयोग उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में करते हुए अपनी खोजबीन जारी रखी। बराबर वहाँ किसानों से मिलने जाते थे। हर चीज़ की जो सेवाएं थी वो सब चीज़ उन्होंने अपने अंदर कलेक्ट की कि वहाँ कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। और वो अधिक दूर ही नहीं गए थे जब पुलिस सुप्रिटेंडेंट का एक संदेशवाहक उनके पास आया, मैसेंजर, और उनसे आज्ञा दी कि आप गाड़ी में बैठ कर के शहर वापस चले जाइए। गांधी जी ने आज्ञा मान ली और देखो आज्ञा मान करके वो संदेशवाहक गांधी जी को लेकर के घर आया और वहाँ उन्होंने चंपारण छोड़ने का जो सरकारी नोटिस था उसको दिया गया। गांधी जी को उन्होंने उसमें हस्ताक्षर करने का मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा।
परिणाम स्वरूप दूसरे दिन गांधी जी को कचहरी में उपस्थित होने के लिए कहा गया कि आप कचहरी आइए, और गांधी जी रात भर जागते रहे। फिर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को तार भेजा कि वे बिहार से अपने प्रभावशाली मित्रों को लेकर के आएँ। उन्होंने आश्रम को हिदायतें भेजी कि उन्होंने वाइसराय को तार भेजे, सारी रिपोर्ट भेजी। ये सारा काम उन्होंने किया वहाँ पर रात पर सोचते सोचते। सुबह के समय मोतिहारी नगर किसानों से जो काला यानी कि जो भरा जा चुका था, वे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि महात्मा जी जो सहायता करना चाहता था, यानी कि जो उनकी सहायता करना चाहते थे, अधिकारियों के कारण मुसीबत में आ गए थे और हजारों की संख्या में कचहरी की चारों ओर उनका स्वयं सिर्फ जो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली प्रदर्शन है वो किया गया। अंग्रेज से उनके भय मुक्त होने का प्रारंभ हो गया था, यानी कि जो किसान थे गांधी जी के साथ होकर के एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब उनका भय उनसे अब दूर हो जाएगा। तो इसे अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो गई है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, हाफ पार्ट, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।